इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन्स होते कैसे हैं, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में किन बारीक बातों का रखेंगे ध्यान, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग क्या है, स्टेट काउंसलिंग क्या है, सरकारी कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी या फिर प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी, कितने स्कोर पे कितना बजट हो सकता है या फिर अगर स्कोर बहुत कम है तो एडमिशन कैसे होगा, क्या डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, आरक्षण का लाभ कहां कहां मिलेगा, ये सारी बातें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर भारती, स्वागत करता हूं आपका ओम एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेसिक जानने वाले हैं कि आखिर एमबीबीएस में एडमिशन्स होते कैसे हैं। पहले की अगर बात करूं तो एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ करता था, कई स्टेट लेवल पर भी एग्जाम्स होते थे और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी जो अपना एग्जाम कराया करती थी। नीट के आने के बाद से एक कॉमन एग्जाम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ एम्स जो संस्थान है वो अपना एक एंट्रेंस लिया करता था और जिपमर जो है पौंडीचेरी में उनका भी अपना एंट्रेंस होता था। लेकिन एनएमसी बिल 2019 के इंप्लीमेंटेशन के बाद से नीट 2020 में पहली बार ऐसा हो रहा है जब हमारे देश में उपलब्ध 542 कॉलेज की 80,055 सीटों पर सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जो कि नीट है और इसी के माध्यम से सारे के सारे एडमिशन्स होंगे। काउंसलिंग के बारे में आपको बता दूं कि काउंसलिंग ही एकमात्र प्रोसेस है जिससे एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। जी हां, मैं रिपीट कर देता हूं कि एमबीबीएस में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के बेसिस पर ही होता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता। एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस जो और आयुष कोर्सेज जो हैं उनके एडमिशन भी नीट के स्कोर पर ही होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग की अगर बात करूं तो मुख्य तौर से दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक सेंट्रल काउंसलिंग होती है और दूसरी स्टेट काउंसलिंग होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में। सेंट्रल काउंसलिंग में सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा आता है जिसमें 15% सरकारी सीटें होती हैं। कौन से कॉलेजेस की? जम्मू कश्मीर को छोड़ के हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनकी कुल सीटों का 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटे में होता है। इसके लिए सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ऑल इंडिया कोटे के अलावा सेंट्रल काउंसलिंग से ही प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है। वर्तमान में हमारे देश में 45 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें लगभग 8,000 सीटें हैं। ये 100% सीटें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट को अलॉट होती हैं। इसके अलावा एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी सीटें और जिपमर के दोनों कॉलेज की सीटें सेंट्रल काउंसलिंग से ही मिलेंगी। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे बीएचयू और एएमयू, इनकी काउंसलिंग भी यहीं से होगी। इसके अलावा एएफएमसी है या फिर ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं इनकी काउंसलिंग भी सेंट्रल काउंसलिंग से होती है। वेबसाइट आपको बता रहा हूं www.mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है सबसे पहले, फिर सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है और वहां से फिर आप चॉइस फिलिंग करते हैं और अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान रखिएगा यही एक वेबसाइट है और इसी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ये सारी सीटें अलॉट होती हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। प्रोसेस बता दूं, ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 2 के बाद अगर कोई सीट नन रिपोर्टिंग रह जाती है तो जो बची हुई सीटें हैं वो जिस स्टेट के कॉलेज से आई हुई होती हैं उसी राज्य को वापस कर दी जाती हैं जो वहां के स्टेट काउंसलिंग में राउंड 2 या उसके बाद ऐड हो जाती हैं। बाकी के जो कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया कोटा को छोड़ के जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो अदर कॉलेजेस हैं जिनके नाम मैंने लिए, वहां पे ज्यादा राउंड की काउंसलिंग होती है। राउंड 2 के बाद फिर मॉप अप राउंड होता है जिसे हम वैकेंसी राउंड भी बोलते हैं और जरूरत पड़े तो इसके बाद भी एक राउंड होता है जिसे हम स्ट्रे मॉप अप राउंड बोलते हैं या फिर आप इसे एडिशनल वैकेंसी राउंड भी कह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात करें तो ये ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में 100% सरकारी सीटें और 100% प्राइवेट की जो सीटें हैं वहां के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कोई भी बाहरी वहां पे एलिजिबल नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं वो स्टेट काउंसलिंग के प्राइवेट सीटों के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए पूरे देश भर में जहां जहां ओपन स्टेट्स हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप के राज्य की 85% सीटें जो सरकारी कॉलेज की हैं, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली गई हैं। उसके बाद जो बची हुई 85% सरकारी सीटें हैं वो राज्य सरकार काउंसलिंग के थ्रू नीट के स्कोर के बेसिस पर अलॉट करती है। इसके अलावा उस राज्य में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें 100% सीटें जो हैं उनकी काउंसलिंग भी वही राज्य सरकार कराती है। राज्य में अगर कोई डीम्ड कॉलेज है तो उसकी काउंसलिंग एमसीसी कराएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी। यानी कि आप अपने राज्य की 85% सीटों पर फाइट करेंगे सरकारी सीट के लिए और 100% प्राइवेट सीट के लिए। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी राज्य हैं
जो आउटसाइडर को अलाउ करते हैं, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सीट के लिए। जी हाँ, तो सरकारी कॉलेज में अगर सीट लेनी है तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले 15% ऑल इंडिया कोटा है, उसके बाद आपके स्टेट की 85% सीटें हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं एम्स है, जिपमर है, बस यही सारे ऑप्शंस हैं जहां से आपको सरकारी सीटें मिल सकती हैं। कई बार ऐसे कंफ्यूजन्स मैंने देखे हैं कि लोग समझते हैं कि मॉप अप राउंड में किसी दूसरे राज्य में सरकारी सीटों के लिए क्लेम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है, कम स्कोर पे सरकारी सीट दिलाने का दावा कई बार आप तक पहुंच सकता है एसएमएस या फोन कॉल के माध्यम से। आपको जरा सा सावधान रहना है। सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन प्योरली मेरिट पर होते हैं। अगर आपके नंबर कम्पिटिटिव हैं, अगर आप कट ऑफ के बहुत करीब भी रह गए हैं तो आपको मॉप अप या स्टे मॉप अप राउंड में जरूर मौका मिल सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी लीगल रास्ता नहीं है कि आपको कम स्कोर पे सरकारी कॉलेज की सीट मिलेगी। बात कर लेते हैं आरक्षण की। जी हाँ, रिजर्वेशन। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका फायदा उठा सकते हैं ऑल इंडिया कोटे में या फिर आपके होम स्टेट में। ऑल इंडिया कोटे, होम स्टेट के अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। ध्यान रखेंगे किसी अदर स्टेट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहां के प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी किसी तरीके का कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलता। आइए देख लेते हैं कि आखिर कितने पैसे खर्च करने होते हैं एमबीबीएस की इस पढ़ाई पर। अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, नीट का स्कोर 550 560 से भी ज्यादा चाहिए, सरकारी कॉलेज की अगर सीट मिलती है तो ऐसे में जो बजट होगा वो 10-15 हजार 20 हजार, किसी किसी कॉलेज में 1 से 2 लाख रुपए तक भी है। कुल मिला के देखा जाए तो काफी कम खर्च में आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आज जो आपका बजट है वो 40 लाख रुपए टोटल से लेके 1.25 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। एनआरआई की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा महंगी होती हैं। वहीं अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट की, उनकी बात करते हैं तो जो मिनिमम फीस थी 2019 में वो 11,15,000 रुपए पर ईयर की थी और जो मैक्सिमम थी वो 25 लाख रुपीस पर ईयर की थी। एवरेज फीस बता दूं 15 से 16 लाख रुपए डीम्ड यूनिवर्सिटीज की एवरेज फीस है। वीडियो में अब जान लेते हैं कि अगर नीट में स्कोर कम है फिर भी एडमिशन चाहिए तो आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। सरकारी कॉलेज की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। डीम्ड की अगर बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 2 कोटा होता है। एक मैनेजमेंट कोटा होता है जो लगभग उनकी 85% सीट होती हैं वो मैनेजमेंट कोटे में होती हैं, और दूसरा एनआरआई कोटा होता है। बची हुई जो 15% सीट है वो एनआरआई कोटे में होती हैं। इसके अलावा और कोई भी कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। पूरी की पूरी सीट पे एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। लेकिन जो स्टे मॉप अप राउंड होता है, यानी कि राउंड 3 मॉप अप होता है, उसके बाद भी जो सीटें खाली रह जाती हैं वो स्टे मॉप अप राउंड में जाती हैं। और स्टे मॉप अप राउंड जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल होता है डीम्ड का, यानी कि जो बची हुई सीटें हैं वो उस कॉलेज को दे दी जाती हैं जिसपे कॉलेज अपने इंस्टीट्यूशंस में काउंसलिंग कराता है और सीटें अलॉट करता है। ऐसे समय में एनआरआई की बची हुई सीटें जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं और कम फीस पर भी मिलती हैं। लेकिन 1 से 2 दिन का वक्त होता है स्टे मॉप अप राउंड के लिए। आपके लिए एक चुनौती भरा काम होता है कि कौन से कॉलेज में अगर फिजिकली आप पहुंचते हैं तो वहां पे एडमिशन मिल पाएगा। ये जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। तो इस तरीके से अगर स्कोर कम है तो आप स्टे मॉप अप राउंड में डीम्ड की सीट पिक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एनालाइज कर पाना कि आप कौन से कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको सीट मिलेगी। अगर नहीं मिल पाती है तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन भी होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी जो एनआरआई सीटें हैं वो भी कन्वर्ट होती हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको स्टे मॉप अप राउंड में सीटें मिल सकती हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग किस तरीके से होगी ये उस राज्य पे डिपेंड करता है जहां का वो कॉलेज है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे स्टे मॉप अप राउंड भी सरकार ही कराती है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कम स्कोर पे एडमिशन ले पाना, क्योंकि पब्लिक हॉल में काउंसलिंग होती है और फीस अगर कम है तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे आए हुए होते हैं, तो वहां पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काउंसलिंग हो रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में एक साथ स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में कम स्कोर पर भी सीट मिलने की संभावना रहती है, बशर्ते आपको सटीक जानकारी हो कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं और आपके स्कोर से कौन सी सीट आपको मिल पाएगी। क्या एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन होता है? ये एक बड़ा सवाल है जो मुझे बहुत परेशान करता है।
मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता, एमबीबीएस में एडवांस सीट बुकिंग भी नहीं होती। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको देखें। जो जानकारी आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन में मदद करेगी और आपको धोखाधड़ी से भी बचा सकती है। एकमात्र एडमिशन का तरीका काउंसलिंग ही है। डायरेक्ट एडमिशन अगर नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट एडमिशन की बातें क्यों होती हैं? कई सारे मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे, ऑलरेडी फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे, उनमें डायरेक्ट एडमिशन का दावा किया जाता है कि आपके पास नीट का स्कोर है, आपके पास पैसे हैं तो आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बताना चाहूंगा, अगर कॉलेज के पास वैकेंसी है तो जरूर आप एडमिशन ले सकते हैं हाई फीस पर, लेकिन इसके लिए भी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अगर वो डीम्ड कॉलेज है तो आपका रजिस्ट्रेशन एमसीसी पर होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज के काउंसलिंग के राउंड 1 राउंड 2 या फिर मॉप अप राउंड में या उसके बाद भी अगर मौका दिया जाए तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कितने भी पैसे खर्च कर लें, आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो इस तरीके के किसी भी वादे पर भरोसा ना करें। जो नॉन क्वालिफाइड है वो एमबीबीएस नहीं पढ़ सकते। उन्हें 1 साल इंतजार करना होगा और अगले साल कम से कम क्वालिफाई होना होगा। वीडियो के अंतिम हिस्से में कुछ आपको टिप्स बता देता हूं जो आपको मदद करेंगी प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज की सीट ऑब्टेन करने में। सबसे पहले काउंसलिंग की सटीक जानकारी रखें। आप उस सीट की जानकारी रखें जिस सीट के लिए आप प्रयास कर रहे हों। वो सीट किस तरीके से आपके पास आएगी, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अपना मैक्सिमम बजट जो है वो अच्छे से कैलकुलेट करके रखें और उसके हिसाब से ही आप कॉलेजेस का चुनाव करें। मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करें। जी हाँ, जितने ज्यादा स्टेट की आप काउंसलिंग करेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आपको सीट मिल सकती है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कर रहे होंगे तो इनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दांव पर होता है। फीस का जो आप टोटल बजट रखेंगे उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी अरेंजमेंट रखें। 6 से 8 लाख रुपए जो है आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में लग सकते हैं, जिनके वापस आने में 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग में सावधानी बरतेंगे। कॉलेज की डिटेल्ड फीस जानकर रखें। ओवरऑल एक्सपेंस जो है कॉलेज का जानकर रखें। कई बार हिडन फीस होती है, ऐसे में जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार गलत चॉइस फिलिंग हो गई तो 1 से 2 लाख रुपए का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगा अगर आप सीट अलॉटमेंट के बाद छोड़ते हैं। इसके अलावा कॉलेज किस क्वालिटी का है ये भी ध्यान रखें। इंटरनेट पे कॉलेज का जो फोटो है कई बार बहुत ही ज्यादा आकर्षक डाला जाता है, हकीकत परे होती है। हॉस्टल्स की दिक्कत हो सकती है वहां पे, तो ये जो बेसिक नीड्स होती हैं पढ़ाई करने के दौरान हॉस्टल की या फैसिलिटीज की, इनकी जानकारी भी जरूर रखें। सर्विस बॉन्ड और अगर बैंक गारंटी हो तो इसकी जानकारी भी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये सरप्राइज आपको अलॉटमेंट के बाद मिले और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़े। इसके अलावा कट ऑफ ट्रेंड्स को फॉलो ना करें। जी हाँ, कट ऑफ ट्रेंड को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि हर साल का जो कट ऑफ होता है वो उस साल की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ को फॉलो करें, ऐसा ना है कि बिल्कुल ना करें, लेकिन साथ साथ जो परिस्थितियां हैं उनसे कोरिलेट करके ही करें। और सावधान रहें फ्रॉड से। जी हाँ, बहुत सारे प्रॉमिसेस मिलेंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस मिलेंगे बहुत कम बजट में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग की टेक्निकल जानकारी रखनी है। आपको समझना है कि कौन सी चीजें संभव हैं, कौन सी चीजें संभव नहीं है। खुद पे भरोसा करें, आपकी जो जानकारी है वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। आप अगर अच्छे से सारी नॉलेज लेकर रखेंगे तो मैं जो बोल रहा हूं या फिर कोई और भी आपको जो कुछ भी बता रहा है आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। ऐसे में आपका एडमिशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। काउंसलिंग में आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस भी काम आते हैं। ऐसे में एक अच्छा काउंसलर आपको एक अच्छा कॉलेज भी दिला सकता है और आपके पैसे भी बचा सकता है। मेरा ये मानना है कि 50-60 लाख रुपए या इससे ज्यादा पैसे खर्च करने की आप सोच रहे हैं तो एक छोटा सा हिस्सा काउंसलिंग सर्विस पे दिया जा सकता है, बशर्ते आप सही काउंसलर का चुनाव करें। मुझ पे भरोसा कर सकें तो हमारी भी सर्विसेज हैं पेड काउंसलिंग की। अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पे आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर दें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, डिस्कशंस होंगे, आपकी नीड को हम लोग जानेंगे और उसके बाद आपको बेस्ट सजेस्ट करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं और आपके स्कोर के बेसिस पे आपको कहां
कहाँ कहाँ पे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि ओपन हैं, जहां पे आप प्राइवेट कॉलेज की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सटीक बजट चाहते हैं कि किस स्कोर पे कितना बजट हो सकता है, तो इस पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको इस वीडियो के अंत में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मिलेंगी स्टेट वाइज जानकारी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी या फिर डिटेल्ड में एनालिसिस किसी भी काउंसलिंग की। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।